हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की पेडागोजी की हमारी नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 4, जिसमें हमारा चैप्टर दिया गया है विज्ञान संबंधी विभिन्न कौशलों का विकास करना। ठीक है, इससे पहले हमारे 3 टॉपिक पेडागोजी के कवर हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि विभिन्न कौशल क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल जो है शिक्षण कार्य में क्यों अध्यापक को करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें और कौशल कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये जानकारी भी होनी चाहिए कि कौशलों का प्रयोग क्या है, इनके माध्यम से कैसे हमारे शिक्षण कार्य को सरल और रुचिकर बनाया जाता है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं शिक्षा कौशल का अर्थ क्या है, मतलब शिक्षा में कौशलों का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, शिक्षा में शिक्षण कौशलों पर बहुत जोर दिया जा रहा है। शिक्षण को आपने शिक्षण पढ़ा होगा, शिक्षा शिक्षण वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है, सीडीपी में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो शिक्षण को कला और विज्ञान का दर्जा दिया गया है, मतलब हमारा जो शिक्षण है उसको कला भी माना गया है और उसे विज्ञान भी माना गया है। ठीक है, तो इस कारण से शिक्षण को कला और विज्ञान का दर्जा दिया गया है। यह अपेक्षा की जाती है कि जो आने वाले अध्यापक हैं, भावी अध्यापकों को शिक्षण कौशल का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी सहायता से वह अपने शिक्षण कला में सुधार कर सकेगा। ठीक, विभिन्न अनुसंधान अर्थात खोजों से उसे पता यह लगता है कि जो अध्यापक विभिन्न शिक्षण कौशलों में क्षमता रखती, मतलब जिस टीचर के पास में जितने अधिक कौशलों की क्षमता होगी, जितने अधिक कौशल उसके पास में होंगे, तो वो उन सब का उपयोग अपने शिक्षण कार्य में करवाएगा। ठीक है, और ऐसा जब वो करेगा, मतलब विभिन्न कौशलों का इस्तेमाल अपने शिक्षण कार्य में करेगा, तो जो बच्चे होंगे वो भी प्रेरित होंगे उससे तरह तरह की कलाओं से सीखने के लिए। ठीक, तो उनकी शिक्षण क्षमता प्रायः अधिक होती है। किनकी? जिनके पास में शिक्षण कौशल की क्षमता अधिक होती है, जिस भी अध्यापक के पास में, तो उसकी शिक्षण क्षमता भी अन्य टीचरों की अपेक्षा अधिक होगी। ठीक, इसीलिए आजकल अध्यापक को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मतलब जो भावी टीचर आ रहे हैं, नए नए टीचर आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ठीक, लेकिन इन शिक्षण कौशलों की विस्तार से जानकारी प्राप्त करने से पूर्व हमें ये जानना है कि ये कौशल आखिर हैं क्या। जब कौशल ही पता नहीं होगा तो इतना सारा पढ़ने से क्या मतलब है। ठीक है, तो जो कौशल है, इनकी जो शिक्षण प्रशिक्षण करवाया जाता है, इससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कौशल आखिर होते कौन कौन से हैं। ठीक, तो आइए कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं विद्वानों की। एन.एल. गेज ने कहा है कि शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशनात्मक क्रियाएं एवं प्रक्रियाएं। तो एक शब्द आप पकड़ लें कि किसने क्या कहा है। ठीक है, तो शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशनात्मक क्रियाएं और प्रक्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा में प्रयोग करता है। इनका संबंध शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से होता है अथवा अध्यापक इनका अपनी शिक्षण में निरंतर प्रयोग करता है। तो ये डेफिनेशन दी है कौशलों की किसने? एन.एल. गेज ने। दूसरी परिभाषा है बी.के. पासी, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो बी.के. पासी इन्होंने कहा है कि शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह या सेट है। मतलब तरह तरह के व्यवहार, तरह तरह की क्रियाएं, इनका जो पूरा का पूरा सेट होता है, पैकेट्स होते हैं, उन्हें इन्होंने कौशल कहा है। किसने? बी.के. पासी ने। अब देखिए, कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण के लिए विभिन्न शिक्षण कौशल। तो किस विद्वान ने कितने कौशल बताए हैं? आपने अभी तक पढ़ा होगा 14 कौशलों के बारे में, जो कि एलन ने बताए हुए थे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि आखिर जो कौशल होते हैं इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और कौशल कौन कौन से होते हैं। आपने अभी तक कहीं भी क्लास देखी होगी तो आपका जो थंबनेल है वो कौशल का होता है, और आप देखेंगे तो उसमें कहीं शिक्षण विधियां हैं, कहीं केवल टर्म करवा दिए, तो वो शिक्षण कौशल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि शिक्षण जो विधियां हैं वो अलग ही होती हैं, लेकिन जो शिक्षण कौशल हैं ये अलग होते हैं। ठीक है, तो शिक्षण कौशल का प्रयोग एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों किया जाता है। तो शिक्षण को सरल रुचिकर बनाने के लिए, ताकि छात्र, चाहे आपका प्रतिभाशाली छात्र हो या फिर विशिष्ट कोई भी बालक हो, मंदबुद्धि या पिछड़ा बालक हो, उसको भी आसानी से सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। इस कारण से विभिन्न शिक्षण विधियों, विभिन्न शिक्षण सूत्रों, विभिन्न शिक्षण कौशलों का प्रयोग शिक्षण में किया जाता है। ठीक, तो शिक्षण कौशल एक अलग ही चैप्टर होता है आपका।
तो दिया है कि अध्यापक शिक्षा में नवीनतम प्रवृत्ति कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण के लिए विभिन्न शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है। प्रभावशाली शिक्षण मतलब जो शिक्षक है वो अपना मान के चलिए कोई अध्याय पढ़ा रहा है, ठीक है। अब हो सकता है 50% बच्चों को तो समझ आ रहा है, लेकिन 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे में ऐसा शिक्षण कौशल अपनाएगा वो टीचर जिसके पास में ये कौशल होगा कि सारे बच्चों को समझ आना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है कि शिक्षण को प्रभावशाली किस तरीके से बना सकते हैं, तो वही आपके शिक्षण कौशल होते हैं। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने इनका वर्गीकरण विभिन्न रूप से किया है। अब देखिए, सर्वप्रथम एलन एवं रायन ने सन 1959 में 14 शिक्षण कौशलों को प्रस्तुत किया था। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो यही याद रखेंगे कि एलन और रॉयन ने कितने कौशल बताए, 14। कब बताए, सन 1959 में, ठीक है। अब ये 14 कौशल के नाम दिए गए हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहले इन्होंने बताया उद्दीपन विभिन्नता कौशल, दूसरा बताया विन्यास प्रेरणा कौशल, तीसरा समीपता कौशल, अगला बताया मौन एवं अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया कौशल, पुनर्वलन कौशल, प्रश्न पूछना कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, नेक्स्ट विकेंद्रीय प्रश्न कौशल, छात्र व्यवहार का मान प्रश्न कौशल, दृष्टांत देना कौशल है, व्याख्यान कौशल है, उच्च स्तरीय प्रश्न, इसके बाद नियोजित पुनरावृत्ति, और 14वां इन्होंने जो कौशल बताया वो था संप्रेषण की पूर्णता, ठीक है। तो ये 14 कौशल किसने बताए हैं, आपके रॉयन थे और एक थे आपके एलन ने, ठीक है। तो इनके नाम आप याद रखेंगे। फिर इनका मतलब इतने जो कौशल हैं इनमें से जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं आपके शिक्षण कार्य में, उनकी हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। अभी आप दूसरा वर्गीकरण देखिए। भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बी के पासी, इनका भी आपका वर्गीकरण इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर बी के पासी ने निम्नलिखित 13 शिक्षण कौशलों की सूची दी है। तो ये 13 शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं, इनको देख लीजिए। सबसे पहले इन्होंने बताया अनुदेशन, उद्देश्यों को लिखना। नेक्स्ट बताया इन्होंने पाठ की प्रस्तावना। अगला बताया प्रश्नों की प्रभावशीलता। नेक्स्ट बताया खोजपूर्ण प्रश्न। फिर बताया व्याख्या कौशल। अब आप एक बात याद रखिए कि जो व्याख्या है वो अलग होता है, ठीक है, व्याख्या कौशल, और एक होता है आपका व्याख्यान कौशल जिसे लेक्चर कहते हैं, ठीक। तो व्याख्यान और व्याख्या अलग अलग होते हैं। तो इन्होंने व्याख्या कौशल बताया है दृष्टांत देना, उद्दीपन भिन्नता, मौन एवं अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया। तो कुछ आपके एलन और कुछ आपके जो बी के पास ही इनके मिलते जुलते कौशल भी है, ठीक है। नेक्स्ट पुनर्वलन, उनका भी है, इनका भी है। छात्रों के कार्यों को प्रोत्साहन करना, श्यामपट्ट का प्रयोग और समीपता की प्राप्ति, और लास्ट इन्होंने बताया छात्र व्यवहार की पहचान। तो याद रखेंगे डॉक्टर बी के पासी ने 13 कौशल बताए हैं, जबकि आपके रॉयन और एलन ने कितने, 14 कौशल बताए हुए हैं। अब इन दोनों प्रकार के वर्गीकरण में आपने देखा कि कौशल कौन कौन से होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कौशल कितने हैं। अब थोड़ा सा यदि इनके बारे में आपको डिटेल बता दी जाए तो आप फिर आसानी से आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये रटने वाला टॉपिक नहीं है, बस समझ पर आधारित है, ठीक है। तो इन दोनों प्रकार के वर्गीकरण में से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कौशल शिक्षण में अक्सर प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उनका हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए पाठ प्रस्तावना कौशल। आपने कभी भी आपने यदि डीएड बीएड किया है तो आपको पता होगा, जब भी आप प्रोजेक्ट टाइप फाइल्स वगैरह बनाते थे तो वहाँ सबसे पहले आपको यही प्रस्तावना कौशल देखने को मिलता था, ठीक है। और आपने पढ़ा भी होगा जो पंच पदीय प्रणाली है हार्वर्ड की, उसमें भी प्रस्तावना कौशल का वर्णन होता है। तो पहला आपका कौशल है पाठ प्रस्तावना कौशल। इसका अर्थ क्या है, जब अध्यापक प्रस्तुत पाठ को पढ़ाने के लिए, मतलब जो पाठ उसके सामने है उसको पढ़ाने के लिए छात्रों में आवश्यकता महसूस करवाने का कौशल अर्जित कर लेता है, तो उसे पाठ प्रस्तावना कौशल कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक पाठ है मान के चलिए, ठीक है, तो उसको छात्रों को पढ़ाना है, तो छात्र मान के चलिए उसको पढ़ने के लिए रुचि नहीं ले रहे हैं, तो जो आपका अध्यापक होगा, जो टीचर होगा, वो उसको इस तरह से महसूस कराएगा कि नहीं ये पाठ तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि इससे आपकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है। किसी मान के चलिए किसी बालक की कोई समस्या है, अदर बालक की दूसरी समस्या है, ठीक है। तो इस तरह से सबको समझाते हुए, और वो अध्यापक है उसको
इस तरीके की आवश्यकता महसूस करवा देगा कि हाँ, हम यदि ये पाठ पढ़ते हैं तो आपकी ये समस्या सॉल्व हो सकती है। तो फिर सब बच्चे जो हैं वो रुचि लेने लगते हैं और फिर वो उस पाठ को पढ़ने के लिए मतलब उत्सुक हो जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका पाठ प्रस्तावना कौशल। इसके लिए छात्र अध्यापक जो हैं वो शाब्दिक, अशाब्दिक या अन्य सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल शाब्द, केवल मौखिक रूप से पढ़वा दिया और हो गया पाठ कंप्लीट, नहीं। इसमें जो टीचर होगा वो अशाब्दिक मतलब कुछ संकेत वगैरह दे कर के भी पाठ को समझा सकता है, या फिर जो अन्य शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं जो हमने पढ़ी हैं शिक्षण में, दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ, ठीक है, तो उनका भी यहाँ यूज कर सकते हैं। बच्चे को बस समझ आना चाहिए। ठीक, तो ये होता है पाठ प्रस्तावना कौशल। अब इसके घटक देखिए, तो सबसे पहले कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। मान के चलिए कोई पाठ पढ़ाया, ठीक है, अब उसमें जो बालक पूर्व ज्ञान मतलब उसके पास में जो उसके परिवेश का ज्ञान है जो वह पहले से जानता। मान के चलिए आपने पाठ पढ़ाया जल संरक्षण से संबंधित, ठीक है, तो बालक जो है डायरेक्ट ये नहीं समझ पाएगा कि आप जो जल संरक्षण का उसको तरीका बता रहे हैं कि आप कोई बावड़ी बना लीजिए, या फिर आपने कह दिया कि कंजर्वेशन करके मतलब छत के जल को एकत्रित कर सकते हैं, तो बालक ये नहीं समझेगा। तो सबसे पहले बालक को उसका पूर्व ज्ञान जो लेकर के वो विद्यालय आया है, तो जल संरक्षण पढ़ाने से पहले उसे ये बताइए कि आपके जो घर में नल लगा हुआ है उसमें जल कैसे आता है, तो बालक फिर बताएगा, क्योंकि उसको घर में जो नल लगा हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी होगी कि ऊपर टंकी रखी होती है, यहाँ से पाइपलाइन होती है, फिर यहाँ नल लगा होता है, इसमें चुटकी लगी होती है, तो बालक ये बता देगा क्योंकि वो घर से सीख करके आया है। ठीक है, तो पहले पूर्व ज्ञान उसको दें, फिर इसके बाद जो नवीन ज्ञान आप उसे देना चाहते हैं उसमें संबंध स्थापित करवा दें कि बस ऐसे ही आप इस तरीके से जल संरक्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहले कथनों और प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्य से संबंध, मतलब जो मूल पाठ हम पढ़ा रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है यह भी बताना चाहिए और उनमें संबंध बताना चाहिए कि हमें इस कारण से ये पाठ पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है जो विचार, कथन और प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा रहे थे जल संरक्षण, क्वेश्चन आए जल संरक्षण पर और आप वन रोपण पर क्वेश्चन पूछने लगे, नहीं। जो भी आप मतलब पाठ पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित जो प्रश्न हैं उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। उनमें जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं बच्चों के, यदि कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर भी आपको देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण, मतलब यदि कोई बच्चा ऐसा है थोड़ा सा कमज़ोर है, वीक है, तो उसका ध्यान भी पाठ की ओर आकर्षित करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अध्यापक में उत्साह और सजगता, मतलब पूरे यहाँ पर सकारात्मक फैक्ट आपको देखने हैं। नेक्स्ट है उपर्युक्त उपकरणों और साधनों का प्रयोग, छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ये आपको याद रखनी है। ये होते हैं कौशल, मतलब जो आपका पहला कौशल है पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक। अब आपको एक बात बता दें, आपने रेटिंग स्केल पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसमें रेटिंग दी जाती है। ठीक है, तो रेटिंग स्केल में कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर के 7 अंक होते हैं। तो इसमें जो कमज़ोर बालक होते हैं, मतलब जो प्रश्नों के आंसर ठीक से नहीं दे पाते, तो उनके लिए यहाँ पर केवल 2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, 1 और 2। फिर जो अच्छा आंसर दे लेते हैं थोड़ा सा, उनको 3 और 4 दिए जाते हैं। जो सबसे अच्छे तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं उनको 5, 6, और जो सबसे बेस्ट आंसर दे पाते हैं उनको 7। तो इस तरीके से इनमें रेटिंग स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कौशल हो गया पाठ प्रस्तावना कौशल। अब आप समझ गए होंगे कि पाठ प्रस्तावना कौशल क्यों जरूरी है आपके विद्यालय में, ठीक है, शिक्षण कार्य में। क्योंकि बच्चे को पूर्व ज्ञान से जोड़ करके जब ज्ञान प्रदान करवाया जाता है तो बच्चा सारी चीज़ें, जो वीक से वीक बच्चा भी होगा वो भी समझ लेता है हर चीज़ को। ठीक, अब दूसरा कौशल देखिए, खोजपूर्ण कौशल या अनुशीलन प्रश्न कौशल। तो ये कौशल हैं, ठीक है, तो खोजपूर्ण से आप समझ ही सकते हैं कि नई नई खोज बच्चों से करवाई जाती है, और जब बच्चा खोज करेगा तो बच्चा कैसा होगा, सक्रिय होना चाहिए, ठीक है, ना कि निष्क्रिय। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, अनुशीलन समझिएगा। ठीक, प्रश्न पूछना किसी भी शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन माना जा सकता है, क्योंकि जब तक बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा कक्षा में तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो पढ़ाया हुआ शिक्षण कार्य है वो संपन्न हुआ, नहीं। क्योंकि आप ये मान के चलेंगे कि बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आया तभी तो किसी भी बच्चे ने किसी भी तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे। यदि बच्चों को थोड़ा बहुत भी समझ आता है तो बच्चे फिर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न पूछना है वो शिक्षण का महत्वपूर्ण साधन है।
प्रश्न पूछकर शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। पहले शिक्षक छात्रों से पहले तो पाठ को पढ़ाया, ठीक है, फिर पाठ में जो भी टॉपिक आया उससे संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछे, ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों से प्रश्न के आंसर बने हों, कुछ से ना बने हों, ठीक है, तो उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं आप किसके माध्यम से, प्रश्न पूछकर। मतलब जो आपके प्रतिभाशाली बालक होंगे वो तो क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, लेकिन जो थोड़े से पिछड़े बुद्धि के बालक होंगे वो आंसर नहीं दे पाते हैं। तो उनके लिए ही आपको क्या करना है, उनको सक्रिय रखना है, ठीक है, उनको प्रेरित करना है, वो भी सीख सकें और बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकें। आपको ऐसे कौशल का प्रयोग करना है। तो पहले प्रस्तावना कौशल क्यों आता है, क्योंकि बालक के निजी जीवन से जोड़ करके शिक्षण कार्य कराया जाता है। जब बालक पहले कौशल में महारत हासिल कर लेता है तो फिर ऑब्वियसली आपका जो बालक है वो खोज के लिए, नई नई खोज के लिए उत्सुक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि छात्रों का ध्यान हम प्रश्न पूछकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, मतलब शिक्षण की ओर, अपनी ओर नहीं, ठीक है, उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं और उनके पूर्व ज्ञान को, मतलब जो घर से सीख करके आया, अपने परिवेश से सीखा हुआ जो ज्ञान है उसको नए ज्ञान से जोड़ सकते हैं। शिक्षक छात्रों को चिंतनशील बनाना चाहता है, मतलब कोई समस्या है तो बालक उस पर कैसे चिंतन करे, कैसे तरह तरह के तर्क सोचे कि इस समस्या को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा शिक्षक छात्र को बनाना चाहता है। उन्हें गहराई से सोचने की आदत डालना चाहता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक समस्या आई और एक ही उसका समाधान बता दिया, नहीं, ऐसा बनाना चाहता है इस कौशल में शिक्षक अपने छात्र को कि वो इस समस्या के कई सॉल्यूशन आपको दिखा पाए, बता पाए, ठीक है। ऐसे प्रश्न जो छात्रों को समस्या के विभिन्न पहलुओं पर सोचने तथा उसकी गहराई तक पहुंचने के लिए बाध्य करते हैं, उन्हें ही अनुशीलन प्रश्न कहते हैं। तो अनुशीलन प्रश्न का मतलब ही है, खोजपूर्ण प्रश्न का मतलब ही है अपसारी चिंतन, ठीक है, कौन सा, अपसारी, आउट द बॉक्स चिंतन, ठीक है, थिंकिंग जो होती है, मतलब एक समस्या के कई समाधान बालक यहाँ बता दे और शिक्षक उसको इतना बाध्य कर देता है कि वो स्वयं से ही समस्या का समाधान करना सीखना चाहता है। तो यही होते हैं अनुशीलन प्रश्न। अब इसके भी घटक होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट तो ऐसा नहीं बताएगा आपका जो शिक्षक है कि आपको इस समस्या का ये समाधान है, आप कर लीजिए, तो ये तो बिल्कुल बच्चे के निष्क्रिय होने वाली बात हो जाएगी। तो पहले जो शिक्षक होता वो संकेत देता है और वो ये जानना चाहता है कि क्या ये बालक जो है वो संकेत समझ पा रहे हैं या नहीं। यदि संकेत समझ लिया तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि संकेत समझकर वो समस्या का समाधान करना सीख लिया, ठीक है। विस्तृत सूचना प्राप्ति, पहले संकेत दिया, फिर उस समस्या के बारे में जो समस्या आई है या कुछ अन्य चीज है विस्तृत जानकारी देगा। फिर पुनः केंद्रीकरण, मतलब उसका ध्यान केंद्रित करेगा। अभी आपको बताएंगे कि ये क्या होते हैं। पुनः प्रेषण और आलोचनात्मक सजगता। अब देखिए, जब शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र उसका नकारात्मक उत्तर देता है, मतलब ऐसे कि जैसे आपके शिक्षक ने पूछ लिया कि बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो बच्चा कहेगा मैं नहीं जानता, मतलब ये नकारात्मक उत्तर हुआ, और या कह देगा कि मुझे नहीं मालूम। तो फिर शिक्षक संकेत देकर उसे ठीक उत्तर के लिए प्रेरित करता है, मतलब वो बताता है कि आपका 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो फिर वो संकेत देता है कि मतलब ऐसे संकेत देगा कि आपका जो मंथ होगा वो ए है, मतलब 11वां है, 12वां है, जो भी होगा, ठीक है, या 10वां मंथ है, तो इस तरीके से तो फिर बच्चा समझ सकता है। जब छात्र अधूरा उत्तर देते हैं तो शिक्षक उससे विस्तृत, मतलब संकेत दिए तो बच्चे जो भी संकेत में समझ पाते हैं तो अधूरा सा उत्तर दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जब शिक्षक संतुष्ट नहीं होता उसके अधूरे उत्तर से, तो फिर उससे विस्तृत उत्तर प्राप्त करवाना चाहता है तो उसका प्रयास करेगा। इसके लिए शिक्षक इस शब्द बोल सकता है, कुछ और बताओ, मतलब उसको संतुष्टि नहीं हुई तो वो बालक से क्या कह रहा है, कुछ और बताओ, दूसरे शब्दों में कहो और स्पष्ट करो। तो बच्चा समझ लेता है कि ये उत्तर ठीक ठाक नहीं है, तो फिर वो विस्तृत सोचता है, विस्तृत रूप से, और फिर आंसर देने का प्रयत्न करता है। तो ये विस्तृत सोच होती है। इस प्रकार सही उत्तरों को पाकर भी अध्यापक छात्र के ज्ञान को अन्य विषयों से, मतलब यहाँ बच्चा ने, मतलब जो विस्तृत उत्तर है यहाँ बच्चे ने बता दिया, ठीक है, सही भी है आंसर, लेकिन फिर भी अध्यापक जो होता है वो इस उत्तर को अन्य जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे जोड़ने का प्रयास करता है। तो इसी को कहते हैं पुनः केंद्रीयकरण, मतलब एक आपके जो मतलब सब्जेक्ट है उसमें तो उसने उत्तर पा लिया, इसी को दूसरे जब
विषय से जोड़ेंगे तो उसे पुनः केंद्रीकरण कहते हैं। और अध्यापक एक ही प्रश्न को कई छात्रों से पूछता है तो इसे पुनः प्रेषण कहेंगे। मतलब प्रेषण माने अन्य छात्रों से पूछना, ठीक है। संप्रेषण आपने पढ़ा होगा हिंदी भाषा में, ठीक है। कहते हैं सही उत्तर पाने पर भी शिक्षक छात्र से उत्तर की सार्थकता की व्याख्या करने को कहेगा कि आपने उत्तर तो बता दिया, किस बेस पर आपने ये आंसर बताया उसकी सार्थकता मतलब सिद्ध कीजिए। तो बच्चा फिर गहन तरीके से सोचेगा, ठीक है। मतलब बहुत गहराई में जा करके सोच करके फिर उसकी सार्थकता बतलाएगा टीचर को। यही आलोचनात्मक सजगता होती है। तो आपको इसके घटक आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आपसे ये नहीं कहेगा कि खोजपूर्ण कौशल के घटक बताइए, आपसे कहेगा अनुशीलन कौशल के कौन सा घटक नहीं है या फिर है। और पेडागोजी में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको क्वेश्चन की भाषा अच्छे से देखनी है और शब्द पकड़ना है कि पूछा क्या गया है, ठीक है। तो संकेत देना आपको बता दिया। जब संकेत टीचर देता है तो कुछ अधूरा सा उत्तर यहाँ पर बच्चों से मिलता है। फिर जो टीचर है वो विस्तृत उत्तर पाना चाहता है तो विस्तृत सूचना प्राप्ति। फिर अन्य सब्जेक्ट से जोड़ता है तो पुनः केंद्रीकरण, कई छात्रों से पूछता है तो पुनः प्रेषण, और फिर उसकी सार्थकता पाना चाहता है तो आलोचनात्मक सजगता। ये आपके अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक हुए, ठीक है। अब इसमें भी आपके रेटिंग स्केल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर 1 और 2 अंक दिए जाते हैं, फिर यहाँ 3, 4, 5 मतलब 7 तक अंक होते हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखिए अगला कौशल कौन सा है, व्याख्यान कौशल। अब यहाँ 2 कौशल होते, एक तो व्याख्यान कौशल, एक व्याख्या कौशल, दोनों में अंतर समझिए। तो ये व्याख्यान कौशल क्या है, व्याख्यान द्वारा आपने व्याख्यान विधि पढ़ी होगी, ठीक है। एक प्रदर्शन विधि होती, व्याख्यान विधि भी होती है, तो उसी तरीके से एक व्याख्यान कौशल भी है। तो देखिए व्याख्यान द्वारा शिक्षक अपने विचार एवं प्रत्यय छात्रों तक पहुंचाता है। आपने देखा होगा कहीं भी ये सभाएं वगैरह होती हैं तो वहाँ पर जो दिया जाता है वो व्याख्यान ही तो होता है। मतलब जो नेता, राजनेता या अन्य जो भी लोग होते जो व्याख्यान देते हैं तो वो अपनी बात को समाज के सामने रखना चाहते। उसी तरह से जो शिक्षक होता है वो अपनी बात बच्चों तक पहुंचाना चाहता है तो इसका एक माध्यम जो होता है वो व्याख्यान होता है। अब देखिए इस व्याख्यान कौशल का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। आप जैसे विद्यालय में एंट्री ली, मतलब आपका एडमिशन हुआ, तभी से व्याख्यान शुरू हो जाता है। छोटा सा बालक है, मान के चलिए 3 साल का, विद्यालय गया, टीचर उससे वहीं पर पूछ लगता आपका नाम क्या है, आप कितने साल के हैं, मतलब यही तो व्याख्यान है, ठीक है। अब इस विधि में दोष भी अधिक हैं, लेकिन मतलब इसे प्रश्न पूछना भी कह सकते हैं। लेकिन जब शिक्षक मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों पर व्याख्यान, पाठ के ऊपर व्याख्यान दे दिया, प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें ठीक है इसमें आ जाती हैं। तो इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है, लेकिन इस विधि में दोष भी अधिक हैं, फिर भी इसका प्रयोग होता है। अतः अपने विचार और प्रत्यय सिद्धांतों को छात्रों तक पहुंचाना ही व्याख्यान है। अब इसके घटक देख लीजिए। व्याख्यान शुरू करने की योग्यता है, बोलने की सहजता, मतलब बोलने में सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों को समझ भी आना चाहिए कि आप क्या व्याख्या दे रहे हैं, ठीक है। पाठ गति, मतलब पाठ में कितनी गति रखनी है, अधिक गति से बोले गए आपके जो शब्द या आप जो बताना चाहते बच्चों को वो नहीं समझ पाएगा, तो गति का भी ध्यान रखना है, ना अधिक होनी चाहिए ना ही बहुत कम। फिर है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग यहाँ करना चाहिए। शिक्षण बिंदुओं को दोहराना चाहिए, मतलब जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके शिक्षण कार्य में आ रहे हैं तो उनको दोहराना भी चाहिए। अंतः प्रक्रिया में परिवर्तन भी करना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए व्याख्यान की। व्याख्यान समाप्त करने की योग्यता भी आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने व्याख्यान दिया बीच में ही आपने एंड कर दिया, नहीं, उसकी एक योग्यता होती है कि आपको व्याख्यान कहाँ पर समाप्त करना है, ये ठीक है। तो ये होते हैं आपके व्याख्यान कौशल के घटक, ठीक। अब देखिए अगला कौशल है प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन मतलब प्रदर्शित करना, ठीक है। तो शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया केवल मौखिक रूप से ही नहीं चल पाती, मतलब मौखिक रूप से जो बोला जाता वो व्याख्यान हो गया, लेकिन जब आप मौखिक रूप के साथ साथ ही आप प्रदर्शित करके भी दिखाएंगे बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करवाएंगे, मतलब उसमें सक्रिय भागीदारी शिक्षक और छात्र दोनों की रहेगी, तो वो प्रदर्शन कौशल होता है। और हमें तो यही लगता है कि सबसे अच्छा जो कौशल है वो प्रदर्शन कौशल ही है, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर सक्रिय तरीके से भाग लेते हैं। तो देखिए शिक्षण को विषय वस्तु स्पष्ट करने के लिए शिक्षक को विषय वस्तु जो उसकी है स्पष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिया कक्षा में करके दिखानी पड़ेगी। कई बार शिक्षक को प्रदर्शन विधि का भी सहारा लेना पड़ता है।
विशेषकर विज्ञान विषयों में तो प्रदर्शन शिक्षण सबसे आवश्यक है। पूछ सकता है आपसे कि विज्ञान विषय में सबसे अच्छा जो कौशल है वो कौन सा माना जाता है, तो वो आप में से सभी अच्छे कौशल होते हैं अपने आप में, लेकिन सबसे अच्छा जो सबसे अच्छे तरीके से बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, शिक्षण कार्य में उनकी रुचि जागृत कर सकता है, वो प्रदर्शन कौशल ही होता है। उदाहरण है, यदि कक्षा में गैस तैयार करने की विधि आपको बतानी है तो शिक्षक गैस बनाने की विधि मौखिक रूप से तो नहीं बताएगा कि ऐसा किया और ऐसी गैस बन गई, नहीं, इसमें कार्य करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपकी गैस बन सकती है। फिर दूसरे छात्रों को स्वयं करने के लिए भी कहेगा। एक बार शिक्षक स्वयं करके दिखाएगा प्रयोग, ठीक है, प्रत्यक्ष तरीके से, और फिर जब एक बार प्रयोग हो जाएगा तो फिर वो छात्रों से स्वयं कहेगा कि अब आप प्रयोग करके दिखाइए या फिर घर पर देखिएगा, फिर आकर के बताइए। ये सारी चीज़ें, तो यही प्रदर्शन कहलाता है। प्रदर्शन के घटक होते हैं विषय वस्तु से संबद्धता। जो विषय वस्तु आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आपकी विषय वस्तु है, जैसे गैस बनाना, तो उससे संबंध होना चाहिए। छात्र समगणिता का मतलब है छात्र भी उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल शिक्षक करता रहे प्रयोग, छात्र देखते रहे, नहीं, छात्र को भी इसमें भागीदारी देनी चाहिए। प्रयोग संबंधी वस्तुओं और सामग्रियों का उपयोग, प्रदर्शन दृष्टिगोचरता, कार्य कारण संबंध स्थापित करना, परिणाम निकालने की क्षमता। ठीक है, अब आपको ये रटने नहीं है, बस समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो समझ पर ही आपकी पेडागोजी के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रदर्शन कौशल, यहाँ पर आपका होगा व्याख्या कौशल। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ है व्याख्या कौशल। अभी हमने पढ़ा था व्याख्यान, अब ये है व्याख्या कौशल। तो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में कई सिद्धांत और प्रत्ययों को समझाना आवश्यक होता है। वहाँ केवल व्याख्या दे रहे थे, यहाँ जो सिद्धांत और आपके जो प्रत्यय आएंगे उनको समझाना जरूरी होता है। उनके लिए अधिक व्याख्या की आवश्यकता होती है। शिक्षक को व्याख्या कौशल अर्जित करना अति आवश्यक है। व्याख्या करने से अभिप्राय विषय वस्तु पर आधारित उन कथनों से है जो आपस में पूरी तरह संबद्ध, क्रमबद्ध और सार्थक हों। इस कौशल को व्याख्या कौशल कहेंगे। इसके घटक होते हैं प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग आना चाहिए शिक्षक को, निष्कर्षात्मक कथन स्पष्ट हो, भाषा में प्रवाह होना चाहिए, उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कथनों में तारतम्य होना चाहिए, अशुद्ध कथनों की अनुपस्थिति, मतलब आपको ऐसा लगे कि ये कथन उचित नहीं है यहाँ पर, तो उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। ठीक है, या दूसरे तरीके से वहाँ उपस्थित कर दें। विचारों या कथनों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों या मुहावरों का प्रयोग आप कर सकते, बस बच्चे को समझ कैसे में आएगा वो आपको तरीका अपनाना है। छात्रों के बोध के परीक्षण के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए। बोध मतलब छात्र क्या समझ पा रहे हैं, इसके लिए बीच बीच में उनसे क्वेश्चन भी पूछते जाना चाहिए, ताकि बच्चे भी सक्रिय बने रहें और हर चीज़ उनको समझ भी आती रहे। तो ये हुआ आपका व्याख्या कौशल। अगला कौशल है पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन आपने सिद्धांत भी पढ़ा हुआ है स्किनर का, तो आप समझते होंगे कि पुनर्वलन क्या होता है। अब कुछ बच्चे पढ़ लेते सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक, तो ये तो होता ही है, लेकिन जो नकारात्मक है उसमें आप दंड को मान लेते हैं, तो वो दंड होता है वो आपके पुनर्वलन में तो आता है। ठीक है, नकारात्मक पुनर्वलन में तो आएगा, लेकिन यहाँ पर अभी आपको पूरा समझाते हैं कि दंड आखिर होता क्या है। सबसे पहले पुनर्वलन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। पुनर्वलन से अभिप्राय है ऐसे उद्दीपन क्या होते हैं, मतलब जो आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा दें। ठीक है, तो ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग जिनके प्रस्तुतिकरण से या हटाने से, मतलब कोई ऐसा उद्दीपक जिसको आप प्रस्तुत करें या फिर उसको हटा लें तो अनुक्रिया जो आप क्रिया कर रहे हैं उसके होने की आशा बढ़ जाती है। मतलब दोनों में ही बढ़ेगी, चाहे आप प्रस्तुत करें या हटाएं, बढ़ना है। ठीक है, यहाँ घटती नहीं। ऐसा नहीं है कि नकारात्मक पुनर्वलन में आपकी क्रिया घटेगी, ये गलत होता है और बच्चे यही पढ़ लेते हैं कि घटाने पर घटती है और उद्दीपन के उपस्थित होने पर बढ़ती है। नहीं, ठीक है, दोनों में बढ़ती है। अब देखिए उन उद्दीपनों में जो उद्दीपन है, जैसे आपने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा, उसने क्वेश्चन का आंसर अच्छा बताया, ठीक है, तो आप उसकी पीठ थपथपा देंगे, मतलब कहेंगे शाबाश, या उसकी प्रशंसा कर देंगे, या त्रुटियों की ओर संकेत करना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो आपको अच्छे लगे कि प्रशंसा की, शाबाश कहा आपने उससे। ठीक है, तो ये तो आपने जो आपके उद्दीपन है उनको प्रस्तुत किया, तो ये तो सकारात्मक लग रहे हैं। लेकिन आपने उसकी त्रुटि की ओर संकेत कर दिया तो बच्चा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर निराश टाइप का हो जाएगा। तो ये आप कहेंगे कि ये हटाना चाहिए, ये शामिल होते हैं। अभी आप बस इतना समझिए कि ये जो उद्दीपन है उसमें आपने बच्चे को अच्छा आंसर देने पर कुछ पुरस्कार, टॉफ़ी दे दी, पेंसिल दे दी। ठीक है,
आदि ये शामिल होते हैं उद्दीपनों में। अब देखिए, इन उद्दीपनों का प्रयोग छात्रों द्वारा सही उत्तर मिलने या कोई अच्छा काम करने पर किया जाता है। अब पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक को ही सकारात्मक कहेंगे और ऋणात्मक पुनर्वलन को नकारात्मक कहते हैं। अब देखिए, धनात्मक या सकारात्मक पुनर्वलन से अभिप्राय है उन उद्दीपनों का प्रयोग जिनसे अनुक्रिया होने की आशा बढ़ती है। धनात्मक मतलब बढ़ना ही होता है, ठीक है, या सकारात्मक मतलब बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्वलन से मतलब होता है इनके हटा लेने से अनुक्रिया होने की संभावना यहाँ भी बढ़ रही है, जैसे दंड हो गया। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझाएं एक बात। मान के चलिए आपने बच्चे से एक प्रश्न पूछा, ठीक है। अब यहाँ जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे थे उन्होंने इस प्रश्न का आंसर दे दिया, तो आपने उसको कुछ पुरस्कार ला करके दे दिया, ठीक है। जैसे आपने पेंसिल या पेन दे दिया उसको पुरस्कार के तौर पर और उससे कह दिया शाबाश, या उसकी कुछ अन्य तरीके से आपने प्रशंसा कर दी, तो ये तो हो गया आपका सकारात्मक या धनात्मक पुनर्वलन, ठीक है। अब नकारात्मक पुनर्वलन में क्या है, मान के चलिए बच्चा कोई गलत काम कर रहा था, क्या कर रहा था, गलत कार्य कर रहा था, और आपने उसे दंड के भय से क्या दंड दिखाया, ठीक है, कि आपको मतलब दंड में ये नहीं है कि उसको मारना है या पीटना है, थोड़ा सा आपने उससे कठोर शब्द बोल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा होगा इस गलत राह से सही राह पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर दंड, भले ही आपने कुछ कठोर शब्द कहे लेकिन यहाँ उसकी बुरी आदत हट गई और अच्छी आदत आ गई, मतलब यहाँ बढ़ी तो उसकी संभावना ही, ठीक है। भले ही दंड दिया, ऐसा नहीं कि दंड दिया तो यहाँ पर नकारात्मक पुनर्वलन में आप कहेंगे कि उसकी जो आशा है वो घट गई, नहीं, यहाँ बढ़ेगी ही, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों रूप में, दोनों पुनर्वलन में क्षमता जो है बच्चे की वो बढ़ती ही है। अब देखिए इसके घटक क्या हैं। तो सबसे पहले प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग करना चाहिए, शाबाश कहना, ठीक है, पीठ थपथपाना, वाव कहना, मतलब कई तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट है हाव भाव और अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग। मतलब जैसे आप ये नहीं कहना चाहते कि शाबाश या शब्द नहीं बोलना चाहते तो आप मुस्कुरा भी सकते हैं उसके आंसर पर, ठीक है। मतलब अशाब्दिक, मतलब शब्द ना बोलते हुए अशाब्दिक संकेत भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करना। मतलब यदि थोड़े बहुत मतलब गलत शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करना सीखेंगे, ठीक है। नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग, नकारात्मक का प्रयोग कब करना है, जब बच्चा गलत राह पर चल रहा होगा। नेक्स्ट, छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिख देना। पुनर्वलन का अत्यधिक प्रयोग करना, पुनर्वलन में वही आपके मतलब अच्छे शब्द बोलना, ठीक है, आदि चीज़ें। छात्रों के सुझाव का समर्थन करना, मतलब यदि छात्र आपको कोई सुझाव बता रहा है तो आप उसका समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं है कि उससे डांट करके चुप बैठा देंगे, नहीं, समर्थन करना होगा ताकि बच्चे भी सक्रिय रहेंगे तो अच्छा शिक्षण कार्य होगा। अगला आपका कौशल है मोस्ट इम्पोर्टेंट, श्यामपट्ट प्रयोग कौशल। तो श्यामपट्ट प्रयोग कौशल क्या होता है, कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक जिस बात पर बल देना चाहता है या छात्रों को लिखवाना चाहता है या कोई चित्र बनवाना चाहता है तो श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो मौखिक रूप से कई कौशल हो गए, ठीक है, जैसे व्याख्यान कौशल, व्याख्या कौशल हो गया, लेकिन जब छात्र जो है, छात्र के लिए जो शिक्षक है वो यदि कुछ बहुत अच्छे तरीके से उसके सामने पेश करना चाहता है तो उसके लिए श्यामपट्ट का प्रयोग करता है। अतः श्यामपट्ट पर चित्र कैसे बनाया जाए, शब्दों की बनावट, मतलब जो श्यामपट्ट पर लिखवाता है बच्चों को तो वो उसके लिए, शिक्षक के लिए भी श्यामपट्ट पर लिखने का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पर खड़ा होना है, श्यामपट्ट को कहाँ से कहाँ पर पहुँचना चाहिए, कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, आदि चीज़ें। उस पर शब्द कैसे होने चाहिए, पंक्तियों का अंतर कितना हो, आदि का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। इन्हीं बातों का प्रशिक्षण प्राप्त करके श्यामपट्ट का प्रयोग करने को श्यामपट्ट कौशल कहते हैं। इसके घटक देखिए, लेख की स्पष्टता, मतलब शिक्षक जो लिखता है स्पष्ट तौर पर बच्चों को समझ आना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता होनी चाहिए, अच्छे अक्षर बनाने चाहिए, ना कि इस तरीके से बना दिया कि बच्चा क्या खुद ही ना समझ पाए दोबारा कि ये क्या लिख दिया। श्यामपट्ट कार्य का औचित्य, दो अक्षरों के बीच समुचित स्थान, ऐसा नहीं है कि लिखना है कमल और आपने इस तरीके से लिख दिया, इनमें अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि ये लिखा है कमल, ठीक है, इस तरीके से। अक्षरों का उचित आकार, मतलब सभी, ऐसा नहीं कि पहला अक्षर इतना बड़ा दिया फिर बड़ा बना दिया, दूसरा इतना फिर तीसरा फिर बड़ा बना दिया, नहीं, उचित अक्षर का आकार होना चाहिए। अक्षरों की मोटाई और चौड़ाई का भी ध्यान रखना है। वाक्यों को लाइन में लिखना है, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। मुख्य बिंदु जो आते हैं आपके
पाठ में उनको रेखांकित करते चलना चाहिए। रंगीन चौक का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे अधिक आकर्षित हो सकें। साफ और स्पष्ट चित्र बनाने चाहिए। 2 शब्दों के बीच समुचित स्थान होना चाहिए, मतलब जितनी भी सकारात्मक बातें होती हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। अगला कौशल है छात्र सहभागिता विकास कौशल, या इसी को छात्र संभागिता कौशल कहते हैं। मतलब छात्र की सहभागिता जरूरी है शिक्षण कार्य में। तो इस कौशल से अभिप्राय शिक्षण के उस कौशल से है जिसके द्वारा छात्र अधिक से अधिक सीखने, क्रियाओं में भाग लेने के अवसर का प्रयोग कर सकता है। तो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित इसलिए रखी गई है ताकि बच्चे भी शिक्षण कार्य में भाग ले सकें। कौशलों में उन सभी शिक्षण व्यवहारों को इसमें शामिल किया है जिनके द्वारा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को अधिक से अधिक सक्रिय सहयोग प्राप्त हो, जैसे शिक्षक द्वारा पूछे प्रश्नों का उत्तर देना, पढ़ाए जा रहे उस विषय के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना। मतलब बच्चों को उत्सुक करना चाहिए कि आप बताइए, मान के चलिए कोई पाठ पढ़ाया, ठीक है, अब बच्चों को एक बार टीचर ने समझा दिया, अब बच्चों से पूछना चाहिए कि आप इस पाठ के माध्यम से क्या समझे, अपने विचार हमें बताइए। तो अलग अलग बच्चे के अलग अलग विचार होंगे। प्रयोग और परीक्षण के प्रदर्शन में सहयोग करना, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग में आवश्यक सहयोग देना। तो ये होते हैं आपके कुछ कौशल। यहाँ पर अब देखिए इसके घटक क्या हैं। मानसिक तैयारी, प्रश्न पूछना, मौन विराम, अनुशीलन प्रश्न पूछना, अनुशीलन प्रश्न आपको बता चुके हैं। शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग, शाब्दिक का मतलब है शब्दों के द्वारा पुनर्बलन, जैसे शाबाश कह दिया। अशाब्दिक पुनर्बलन जैसे हाव भाव, मुद्रा वगैरह, ठीक है। शिक्षक के वांछित व्यवहार को जो सहभागिता को बढ़ावा दे सके, छात्रों द्वारा क्रियात्मक सहयोग प्रदान बच्चे को करना चाहिए। आई होप आप कौशल अच्छे से समझ चुके होंगे। यहाँ रटना नहीं है, बस समझना है और आपको याद रखने हैं कि कौशल कौन कौन से हैं, किन कौशलों का इस्तेमाल सबसे अधिक शिक्षण कार्य में होता है। ठीक, इसके बाद आपका अगला टॉपिक शायद ये दिया है अवलोकन और प्रयोग करना वगैरह, ठीक है, तो इसको भी हम देख लेंगे। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट्स में पूछ लें। धन्यवाद।